गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में पर्याप्त कार्यशील पूंजी के लाभ और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन करने वाले हैं। तो कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता किसी भी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होती है। व्यवसाय को निरंतर कार्यशील बनाकर रखने के लिए और अपने दैनिक व्यवहारों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी का होना बहुत ही जरूरी होता है। और इसी कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता के कुछ लाभ हैं। टोटल 8 लाभ दिए हुए हैं। पहला तो है नगद छूट। तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी के ही बल पर आप कंपनी में क्रय किए जाने वाले माल का भुगतान कर सकते हो और नगद छूट प्राप्त कर सकते हो, और इससे उत्पादन लागत में कमी आती है। अर्थात जब भी कुछ माल अगर आप नगद खरीदते हो और उसका भुगतान करते समय शीघ्रतापूर्वक भुगतान करते हो तो क्या होगा कि आपको छूट प्राप्त हो सकती है, और वह छूट आपके पास कार्यशील पूंजी के होने से, मतलब कि नगद भुगतान तुरंत करने से ही आपको ये छूट मिलती है। उधार व्यवहारों पर ऐसे छूट प्राप्त नहीं होती, और इसलिए आपके पास कार्यशील पूंजी का होना आवश्यक है। दूसरा नंबर का लाभ है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। तो संस्था अपने विक्रेताओं को समय पर भुगतान कर सकती है, जिससे उससे नियमित रूप से जो कच्चा माल है उचित मूल्य पर और सही समय पर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और तीसरा नंबर है ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि। तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का प्रतीक मानी जाती है, और पर्याप्त कार्यशील पूंजी अच्छी शोधन क्षमता का प्रतीक होती है, और इसलिए आवश्यकता पड़ने पर आपके व्यवसाय को तत्काल ऋण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो पैसा ही पैसे को खींचता है करके बोला जाता है। और इसीलिए अगर आपके पास धन रहेगा, आप बराबर समय पे शोधन करते जाओगे, समय पर सभी प्रकार के व्यय, सभी प्रकार के ऋण चुकाते जाओगे, तभी आपको नए ऋण, नया माल आपको प्राप्त होते जाएगा। और इसीलिए इस प्रकार से, अर्थात अच्छी साख, अच्छा क्रेडिट बनाने के लिए और व्यापारिक कार्य के बिना किसी निरंतर रुकावट के चलता रहने के लिए ही आपके पास कार्यशील पूंजी का होना आवश्यक रहेगा। फिर चौथा नंबर है पर्याप्त लाभों का वितरण। जब कंपनी या तो संस्था में कार्यशील पूंजी की कमी रहती है तो पर्याप्त लाभ होने पर भी लाभांश का वितरण हम नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय संचालकों की नीति लाभों के पुनर्विनियोग की होती है, और इसलिए कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी होना आवश्यक है। उसी से कंपनी में जो भी लाभ होते हैं तो उनका वितरण अंशधारकों में लाभांश के रूप में हो सकता है। 5वें नंबर का लाभ है बैंकों से ऋण की प्राप्ति। पर्याप्त कार्यशील पूंजी वास्तव में व्यापारिक ऋणों के लिए एक उत्तम प्रतिभूति होती है, और ये जो कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता के कारण ही आपको बैंकों से भी ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। तो बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ आवश्यक खर्च करना पड़ता है तो वह भी कार्यशील पूंजी के माध्यम से ही किया जाता है। 6वां नंबर है कार्यकुशलता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी के कारण संस्था के सभी कार्य नियमित ढंग से होते हैं। श्रमिक और कर्मचारी को समय से उनका वेतन मिलता है, और इसी कारण से जो भी प्रबंधक है वह भी पूर्ण उत्साह से अपना कार्य करते हैं। और जब कर्मचारी पूर्ण आत्मविश्वास से कार्य करते हैं, प्रबंधक अपने पूरा क्षमता जुटाते हैं, तभी संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अनुकूल अवसरों का लाभ। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर ही संस्था की किसी भी प्रकार की जो अनुकूल अवसर है उनका आसानी से लाभ उठाया जा सकता है। अचानक माल के निर्माण होने का बड़ा आदेश प्राप्त होने पर, या तो कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, उस समय आप पहले से ही कच्चा माल भी खरीद के रख सकते हो, और जो भी कुछ आने वाली विपदाएं है, आने वाले अवसर है, उनका भी आसानी से आप लाभ उठा सकते हो। और आकस्मिकताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भी कार्यशील पूंजी आवश्यक है। तो व्यवसाय में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, इनका उतार चढ़ाव से आकस्मिक व्यय कुछ होते हैं, और इसी प्रकार से जो भी कुछ आकस्मिक व्यय, दुर्घटना, क्षति, इन संकटों का सामना भी हम कार्यशील पूंजी से आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पर्याप्त कार्यशील पूंजी के ये 8 लाभ आपको मिलते हैं। अभी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक का वर्णन देखेंगे। तो आपके व्यवसाय के सबसे पहले तो प्रकृति पर ध्यान देना पड़ेगा। तो व्यवसाय की प्रकृति कैसी है? नियमित एवं निश्चित मांग वाले व्यवसायों में कार्यशील पूंजी कैसी रहेगी?
अनियमित और अनिश्चित मांग वाले व्यवसायों की अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नियमित आय प्राप्त होती है। निश्चित मांग है क्योंकि व्यवसाय जो भी माल का विक्रय आप निश्चित रूप से बेच के ही दिखाते हो, और इसीलिए उस समय आपके पास कम कार्यशील पूंजी से भी काम चल जाएगा। किंतु अनियमित और अनिश्चित मांग वाला अगर आपका व्यवसाय है तो आपके पास कार्यशील पूंजी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जिन व्यवसायों में मशीनीकरण की मात्रा कम है, मानव श्रम की मात्रा अधिक है, तो उन व्यवसायों में अन्य उद्योग या तो व्यवसाय की अपेक्षा इन व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात जहाँ पे मनुष्य की ज्यादातर मनुष्य के द्वारा मानव श्रम के द्वारा ज्यादा कार्य किया जाता है तो वहाँ पे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे मशीनों से कार्य कराया जाता है वहाँ पे कम कार्यशील पूंजी से भी कार्य चल सकता है। फिर है व्यवसाय का आकार। तो व्यवसाय या तो फर्म के आकार पर भी कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्भर होती है। व्यवसाय का आकार जितना बड़ा रहेगा उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े व्यवसायों में स्थायी पूंजी अधिक होती है और उनका अच्छा उपयोग करने के लिए अधिक आपके पास कार्यशील पूंजी भी होनी आवश्यक है। अधिक स्थायी पूंजी, अधिक कार्यशील पूंजी, दोनों भी आपको आवश्यक है। फिर है उत्पादन प्रक्रिया। यदि उत्पादन की प्रक्रिया सामान्य अवधि वाली या तो लंबी प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया जटिल है, तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी। और अर्थात क्योंकि कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के लिए आपके पास अधिक समय, अधिक भंडारण व्यय लगेंगे, अधिक उपरिव्यय, अधिक व्यय लगेंगे, और इसी कारण से कार्यशील पूंजी की मात्रा भी अधिक आवश्यक होगी। तो उत्पादन प्रक्रिया लंबी हो तो कार्यशील पूंजी की मात्रा अधिक रहेगी, और उत्पादन प्रक्रिया छोटी हो तो कार्यशील पूंजी भी कम लगेगी। फिर रोकड़ की आवश्यकता। रोकड़ शेष चालू संपत्तियों का एक भाग होता है, क्योंकि चालू संपत्तियों में रोकड़ शेष, बैंक शेष, स्कंध, देनदार, प्राप्य विपत्र, इन मदों को शामिल किया जाता है। तो रोकड़ की आवश्यकता कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। रोकड़ की आवश्यकता वेतन चुकाने के लिए, मजदूरी चुकाने के लिए, कर, किराया, विविध व्यय, लेनदार इत्यादि को भुगतान करने के लिए पड़ती है, और इन भुगतानों की राशि जितनी अधिक होगी कार्यशील पूंजी की मात्रा भी उतनी अधिक आपको लगेगी। फिर 5वें नंबर का पॉइंट है उत्पादन लागत में कच्चे माल का स्थान। जिन उद्योगों की उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी, और जहां पर कच्चा माल उतना आवश्यक नहीं है, भंडारण करना उतना आवश्यक नहीं है, तो उस समय कम कार्यशील पूंजी से भी कार्य हो सकता है। अर्थात उदाहरण के लिए दिया है, शक्कर उद्योग है आपका, तो शक्कर की कुल लागत का लगभग 60% भाग गन्ने का ही होता है, और इसलिए गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। 6वें नंबर का पॉइंट है उत्पादन की नीतियां। जिन उद्योगों में उत्पादन किसी एक मौसम विशेष में किया जाता है, अर्थात जैसे कि बर्फ कारखाना है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, तो उत्पादन का विक्रय मौसम विशेष में किया जाता है, तो क्या होगा कि उस मौसम में आपके पास अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और उस मौसम के अतिरिक्त अन्य समय में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहेगी। फिर है माल की आवृत्ति। किसी भी संस्था में माल 3 प्रकार का होता है। एक तो है कच्चा माल, दूसरा है अर्धनिर्मित माल, और तीसरा है अनिर्मित माल। तीनों ही क्या है, चालू संपत्तियों में शामिल होता है, और ये कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। माल जितनी तेजी से उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण करेगा, अर्धनिर्मित माल में परिवर्तित होगा कच्चा माल, और अर्धनिर्मित माल निर्मित माल में जितना जल्दी निर्माण होगा तो उतना ही जल्दी आपको नगद प्राप्त होगी, और नगद जल्दी प्राप्त होती है तो कार्यशील पूंजी कम आवश्यक रहेगी। फिर उसके बाद है बैंकिंग संबंध। ऐसी संस्थाएं जिन्हें पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होती है, अर्थात बैंकों की दृष्टि से जिनकी साख अच्छी है, जिन संस्थाओं में बैंकों का विश्वास है, वे संस्थाएं समय पड़ने पर शीघ्र वित्त की व्यवस्था कर सकती है, अर्थात तुरंत ऋण ले सकती है, तो और अन्य वही कम नगद कोषों पर भी काम चला सकती है। तो जिनके बैंकिंग संबंध अच्छे हैं तो उनको कम कार्यशील पूंजी से कार्य चल जाएगा, और जिनके बैंकिंग संबंध उतने अच्छे नहीं है, ऋण मिलने में ज्यादा कठिनाई होती है, तो उनके पास अधिक कार्यशील पूंजी होना आवश्यक रहेगा। फिर है 90 नंबर का पॉइंट है विक्रय की शर्तें। यदि माल उधार बेचा जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और यदि माल नगद बेचा जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अर्थात उधार वसूली का भी कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। उधार वसूली समय पर अगर हो जाती है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। फिर 10वां पॉइंट है क्रय की शर्तें। कुछ माल विशिष्ट मौसम या तो समय में ही क्रय करके स्टॉक कर लिया जाता है, और उसका विक्रय संपूर्ण वर्ष भर किया जाता है, और ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी आपको अधिक लगेगी, और नगद क्रय में कार्यशील पूंजी अधिक लगेगी, उधार क्रय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़ेगी। फिर है 11वां नंबर का पॉइंट व्यापारिक जोखिम। अगर व्यवसाय में जोखिम अधिक है
मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव आते हैं तो हमेशा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता महसूस होगी। और इसके विपरीत जिन व्यवसायों में जोखिम कम होती है वहाँ पे भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम महसूस होगी। जहाँ पे जोखिम कम वहाँ पे कार्यशील पूंजी कम, जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक वहाँ पे कार्यशील पूंजी की मात्रा भी अधिक रहेगी। और फिर है लाभांश नीतियाँ। तो लाभांश नीतियाँ कार्यशील पूंजी का घनिष्ठ संबंध है इस लाभांश नीति के साथ। यदि लाभांश नगद में वितरित किया जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और यदि लाभांश अधिलाभांश अंशों में मतलब कि बोनस अंशों में वितरित किया जाता है तो कार्यशील पूंजी की मात्रा कम लगेगी। और फिर है और भी अन्य कारण है। तो इन कारणों के अतिरिक्त जैसे कि प्रदेश की आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियाँ, संचार और यातायात की व्यवस्था, बाजार का क्षेत्र, दूरी, प्रबंधकीय कुशलता, ये ऐसे तत्व है जो भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं।